हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्मार्ट साइंस क्लासों में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पहले हमने पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक है अग्रपाली या एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा जो भाग है वो है पश्चपाली या न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो अग्रपाली द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं और पश्चपाली द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं और इन हार्मोनों के क्या कार्य हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा कुल 6 हार्मोनों का सिक्रेशन होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा कुल 2 हार्मोनों का सिक्रेशन होता है। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्रपाली के द्वारा 6 हार्मोनों का स्त्रवण और न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा कितने 2 हार्मोनों का सिक्रेशन होता है। तो पहला जो हार्मोन है एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होने वाला वो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या एसटीएच, जिसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जीएच, एसटीएच का मतलब है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, दूसरा जो हार्मोन है एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होने वाला वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा जो हार्मोन है वो है थायराइड उत्तेजक हार्मोन या टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा जो हार्मोन है वो है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। कौन सा? एसीटीएच। एसीटीएच से अभिप्राय एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पांचवा जो हार्मोन है वो है लेक्टोजेनिक ट्रोफिक हार्मोन, लेक्टोजेनिक ट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम प्रोलेक्टिन या मेमोट्रोपिन भी कहते हैं। ध्यान रखना, प्रोलेक्टिन भी आ सकता है एग्जाम में और मेमोट्रोपिक भी आ सकता है। ठीक है, ये तीनों नाम इसी के हैं, लेक्टोजेनिक और प्रोलेक्टिन और मेमोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, और छठा जो हार्मोन है जो मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन कहलाता है, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इस हार्मोन को हम इंटरमीडियन भी कहते हैं, इंटरमीडियन, क्योंकि ये इंटरमीडिया के द्वारा स्रावित होता है। अग्रपाली का जो इंटरमीडिया पार्ट होता है उसके द्वारा स्रावित होने वाला भाग है। ठीक है, अब बात करें न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन है दो, एक है एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कौन सा? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुल 6+2 8 हार्मोन है वो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। अब इनके कार्यों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो है वो है एसटीएच या जीएच। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, जीएच या एसटीएच हार्मोन। तो इस हार्मोन के बारे में हम देखते हैं ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो ग्रोथ हार्मोन नाम से ही दोस्तों स्पष्ट है कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को प्रेरित करता है, अर्थात वृद्धि को प्रेरित करने वाला जो मुख्य हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन ही है। और ये जो हार्मोन होता है वो ऊतकक्षय को रोकता है। ऊतकों के विघटन की प्रक्रिया ऊतकक्षय कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊतकों के विघटन की प्रक्रिया जो है वो ऊतकक्षय कहलाती है। ठीक है, और साधारणतः ऊतकों के विघटन की प्रक्रिया जो होती है वो वृद्धावस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? वृद्धावस्था में होती है दोस्तों। तो यहाँ पर तो बात वृद्धि की हो रही है, तो वृद्धि के समय किसी प्रकार का कोई ऊतकक्षय नहीं होना चाहिए, अर्थात ये ऊतकक्षय को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगला इसका कार्य ये वसा के विघटन एवं उपयोग को प्रेरित करता है। किसका? वसा के विघटन एवं उपयोग को भी प्रेरित करता है। ठीक है, ताकि वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो, एटीपी उत्पादन होता रहे। ठीक है, अगला है इसका कार्य यूरिया उत्सर्जन एवं मूत्र निष्कासन में वृद्धि करता है, यूरिया के उत्सर्जन में। ठीक है, यूरिया के उत्सर्जन में अभिप्राय है कि मनुष्य यूरियोटेलिक प्राणी होता है, अर्थात मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, कौन सा होता है? यूरिया उत्सर्जित पदार्थ होता है हमारा। ठीक है, हमारे मूत्र में यूरिया की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो ये यूरिया उत्सर्जन को बढ़ाता है और मूत्र निष्कासन में भी वृद्धि करता है। ठीक है, और दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को भी ये प्रेरित करता है और ठीक है उनके संश्लेषण को बढ़ाता है। पहली जो प्रक्रिया है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों? इस प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है, कौन?
इस प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है, तो अमीनो अम्लों से ग्लूकोज का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। किससे? अमीनो अम्लों से। अमीनो अम्लों से अमीनो अम्लों से ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया। किसके निर्माण की प्रक्रिया? ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसको भी बढ़ाता है। और दूसरी जो प्रक्रिया वो है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं जिसमें ग्लूकोज से, किससे? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज से किसका? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये दोनों ही जो अभिक्रियाएं हैं या जैव रासायनिक जो क्रियाएं हैं जो कि यकृत में होती है। कहाँ होती है? यकृत में। तो इन क्रियाओं को ये बढ़ा देता है। जो ग्रोथ हार्मोन है, इस ग्रोथ हार्मोन के अल्प स्त्रवण या अति स्त्रवण से कौन कौन से रोग है वो मनुष्य में होते हैं। तो मुख्य जो 4 रोगों को मैंने यहाँ लिख दिया है। पहला जो रोग है वो है बौनापन या ड्वार्फिज्म। दूसरा जो रोग है वो है महाकायता रोग। तीसरा जो रोग है वो अग्राधिकायता रोग। और चौथा जो रोग है वो है सिगमंड रोग। अब हम इन एक एक रोगों के बारे में देखते हैं कि इन रोगों के लक्षण क्या होते हैं। बौनेपन में क्या होता है? बौनेपन में जो ग्रोथ हार्मोन है अर्थात वृद्धि हार्मोन का अल्प स्त्रवण होता है। वृद्धि हार्मोन का क्या होता है? अल्प स्त्रवण होता है। और दोस्तों अल्प स्त्रवण के कारण जो व्यक्ति है उसकी वृद्धि पर्याप्त नहीं हो पाती है। पर्याप्त वृद्धि नहीं होने के कारण जो व्यक्ति है वो बौना रह जाता है। ठीक है, छोटा कद का रह जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं मिजेट्स। ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? मिजेट्स बोलते हैं। तो इन व्यक्तियों की बुद्धि तो सामान्य होती है, परंतु इनमें एक तो जनन क्षमता कम होती है। ठीक है, और ये बांझ होते हैं। कैसे होते हैं? बांझ। इनमें जनन क्षमता काफ़ी कम होती है और ये होते हैं बांझ। तो ये जो बौनेपन का जो लक्षण है, ठीक है, इस लक्षण को हम बोलते हैं एटिलियोसिस। क्या बोलते हैं? एटिलियोसिस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं एटिलियोसिस बोलते हैं। दूसरा जो रोग है वो है महाकायता रोग। तो महाकायता जो रोग होता है वो ग्रोथ हार्मोन के अति स्त्रवण से होता है। किसके? ग्रोथ हार्मोन के अति स्त्रवण से होने वाला रोग है। अब इस रोग में होता क्या है? बाल्यावस्था में ही क्या होता है? हाथ और पैरों की जो अस्थियां होती है वो अत्यधिक लंबी हो जाती है। और अत्यधिक लंबी होने की वजह से व्यक्ति का शरीर है वो लंबा हो जाता है और काफ़ी 7 से 8 फीट तक, कितना? 7 से 8 फीट तक लंबा हो सकता है व्यक्ति। ठीक है, तो इस रोग को हम महाकायता कहते हैं और इसको हम ज़ाइगेटिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ाइगेटिज्म भी कहा जाता है इस रोग को। अब बात करें अग्राधिकायता की। तो अग्राधिकायता में क्या होता है दोस्तों? अग्राधिकायता रोग में जो जीएच हार्मोन होता है, उस जीएच हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है। क्या होता है? जीएच हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है। और ये जो रोग है वो होता है वयस्क व्यक्तियों में। किन में होता है? वयस्क व्यक्तियों में होता है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है? जबड़े की जो हड्डियां होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। जबड़े की हड्डियां लंबी हो जाती है। ठीक है, और गाल की जो अस्थियां होती है वो उभर जाती है। गालों की अस्थियां क्या हो जाती है? उभर जाती है। ठीक है, तो हड्डियां होती है वो लंबाई की तुलना में चौड़ाई में अधिक बढ़ जाती है। अर्थात जो हड्डियों की जो चौड़ाई होती है वो लंबाई की तुलना में अधिक हो जाती है। फलस्वरूप इस रोग में होता क्या है? फलस्वरूप जो शरीर का जो आकार होता है वो बिगड़ जाता है। अर्थात शरीर कुरूपित हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? कुरूपित हो जाता है। शरीर का रूप बिगड़ जाता है, कुरूप हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कशेरुक दंड भी झुक जाता है। अति स्त्रवण से कभी कभार क्या होता है? कशेरुक दंड है वो झुक जाता है और इस झुकने के कारण व्यक्ति है वो कुबड़ा हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है? कुबड़ उत्पन्न हो जाती है। और इस स्थिति को हम काइफोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम बोलते हैं काइफोसिस। क्या कहते हैं? काइफोसिस। इस स्थिति को हम काइफोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन के अतिस्त्रवण या अल्पस्त्रवण से होने वाला जो चौथा रोग है वो है सिगमंड रोग। तो सिगमंड रोग में दोस्तों क्या होता है कि व्यक्ति की पूर्ण वृद्धि हो जाती है। अर्थात शारीरिक वृद्धि जितनी होनी होती है स्वाभाविक रूप से, नेचुरली तरीके से, वो पूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात ग्रोथ हार्मोन का स्त्रवण नहीं होता है,
परंतु कभी कभार जिन व्यक्तियों में पूर्ण वृद्धि के बाद भी अल्प मात्रा में भी यदि इस हार्मोन का स्तरण हो जाता है तो क्या होता है कि ऊतकक्षय प्रारंभ हो जाता है। ऊतकों के विघटन की प्रक्रिया, किसके विघटन की प्रक्रिया, ऊतकों का विघटन होने लग जाता है और ऊतकों का विघटन होता है तो वृद्धावस्था के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप समय से पहले ही व्यक्ति में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अर्थात व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है वो कम होती है परंतु वो उम्र से ज़्यादा वृद्ध दिखाई देता है। तो ये था सिगमंड रोग। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होते हैं वो दोस्तों जनन हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं, जनन हार्मोन होते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है वो नर में वृषण और मादाओं में अंडाशय, अर्थात नर में वृषण और मादाओं में जो अंडाशय होता है इन अंडाशयों को उत्तेजित करता है ये, ठीक है। तो ये इनके परिपक्वता के लिए और इनकी क्रियाशीलता के लिए भी उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं वो गुप्तांगों, किनके लिए, गुप्तांगों, इनके अतिरिक्त जो जनन ग्रंथियां होती है, जनन ग्रंथियां एवं जो युग्मक होते हैं तो युग्मकों के निर्माण के लिए भी ये सहायक होते हैं और अन्य जनन सहायक जो अंग होते हैं उनकी सक्रियता में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये जो हार्मोन होते हैं गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हार्मोन का नाम है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, ठीक है, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन को हम बोलते हैं FSH। क्या कहते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम बोलते हैं LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बोलते हैं हम LH। अब देखिए पुट्टिका प्रेरक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। मित्रों, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्त्रियों और नर दोनों में अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। अब स्त्रियों में क्या कार्य करता है वो देख लेते हैं हम। स्त्रियों में अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि, जो ग्राफियन पुट्टिकाएं होती हैं, अंडाशय पुट्टिकाएं होती है, ग्राफियन पुट्टिकाओं की वृद्धि के लिए सहायक होता है ये, उनके परिपक्वन के लिए, मैच्योरेशन के लिए सहायक होता है और साथ ही साथ एस्ट्रोजन के स्तरण को उत्तेजित करता है। किसके स्तरण को, एस्ट्रोजन के स्तरण को उत्तेजित करता है ये, ठीक है। अब बात करें नर में तो पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जो है वो नर में शुक्रजनन नलिकाओं की वृद्धि के लिए, किसके लिए, शुक्रजनन नलिकाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और साथ ही साथ शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को भी ये प्रेरित करता है। शुक्राणु निर्माण जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेसिस, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, FSH, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो भी FSH की तरह स्त्रियों और पुरुषों में अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। स्त्रियों में बात करते हैं तो स्त्रियों में ग्राफियन पुट्टक, किसके, ग्राफियन पुट्टक के परिपक्वन और अंडोत्सर्ग तथा कार्पस ल्यूटियम के विकास को ये प्रेरित करता है। किस ग्राफियन पुट्टक के परिपक्वन को, ठीक है, और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया किसको कहते हैं, परिपक्व पुट्टक से अंडाणु के उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और अंडोत्सर्ग के बाद शेष बचे हुए जो ग्राफियन पुट्टक है उसी को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो उस कार्पस ल्यूटियम के विकास को भी ये प्रेरित करता है, ठीक है। इसके पश्चात अर्थात अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी, ग्राफियन पुट्टक से परिपक्व जो पुट्टक है उससे अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया से अंडाणु का विमोचन होता है। तत्पश्चात शेष बचे हुए जो पुट्टक होते हैं उस पुट्टक को हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो इस कार्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तरण हेतु प्रेरित करता है कौन, ल्यूटिनाइजिंग
हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस क्वेश्चन को रिमार्केबल करना है कि स्त्रियों में कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन स्त्रवण को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो आंसर हो जाएगा अपना LH अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब बात करते हैं इसकी नर में भूमिका की। तो नर में ये हार्मोन जो है वो वृषण की जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग सेल्स, कौन सी कोशिकाएं? लीडिंग सेल्स जो होती है, उन लीडिंग सेल्स को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण हेतु प्रेरित करता है। किसके स्त्रवण हेतु? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण हेतु प्रेरित करता है। अब बात करते हैं थायरोट्रोपिक हार्मोन अर्थात तीसरा हार्मोन जो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है। तो TSH क्या कार्य करता है? TSH जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और उसके नियमन के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात थायराइड जो ग्रंथि है उस पर यह नियंत्रण रखने का कार्य करता है। चौथे हार्मोन को हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों चौथा हार्मोन है ACTH अर्थात एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। क्या नाम है? एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या करता है? अधिवृक्क कॉर्टेक्स भाग, किसको? क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि को का नियमन करता है, तो ये अधिवृक्क कॉर्टेक्स भाग की वृद्धि एवं उससे निकलने वाले हार्मोनों पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। क्या करता है? नियंत्रण रखता है। अब बात करें एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित पांचवें हार्मोन की। तो ये हार्मोन जो है वो है लेक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये हार्मोन स्त्रियों में, ये जो हार्मोन है वो गर्भावस्था के दौरान, स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान स्तनों की वृद्धि के लिए, किसकी? स्तनों की वृद्धि में सहायक होता है। साथ ही साथ शिशु जन्म के बाद अर्थात प्रसव पीड़ा के बाद, अर्थात प्रसव क्रिया के बाद दुग्ध ग्रंथियों से, किनसे? दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्त्राव को प्रेरित करता है। दुग्ध ग्रंथियां हैं तो उनसे दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है ये, ठीक है। इसलिए इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? दुग्धजनक। दुग्धजनक का मतलब है लेक्टोजेनिक, तो लेक्टोजेनिक हार्मोन इसको कहते हैं। और एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित जो छठा हार्मोन है वो है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है वो जो रंगा कोशिकाएं होती है त्वचा की रंगा कोशिकाओं में मिलेनिन वर्णक, जिसको हम त्वचा वर्णक कहते हैं, तो मिलेनिन वर्णक के निर्माण में सहायता करता है। साथ ही साथ जो हमारे त्वचा पर जो तिल और जो चकत्ते बनते हैं वो भी इसी हार्मोन की अधिकता के कारण बनते हैं। दोस्तों पहले बता चुका हूँ कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा दो हार्मोनों का स्त्रवण है वो होता है। एक है ADH या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन को हम वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं इसको? इसको हम वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। वेसोप्रेसिन, तो इस हार्मोन को हम वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। ADH या वेसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है वो वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। अब ये वृक्क नलिकाओं में जल का पुनः अवशोषण क्या है? तो दोस्तों जब यूरिया का निर्माण होता है हमारे शरीर में, तो यूरिया को मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो जब मूत्र का निर्माण होता है किडनियों में, वृक्क में या नेफ्रॉन्स में, है ना, तो नेफ्रॉन्स में जब या वृक्क नलिकाओं में जब मूत्र का निर्माण होता है तो शरीर से एक्स्ट्रा जल बाहर ना निकले, इसलिए जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये हार्मोन उत्तरदायी है, ठीक है। इसलिए इसको मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? मूत्र विरोधी। अर्थात ये ज़्यादा मात्रा में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है? रोकता है। मूत्र के साथ एक्स्ट्रा जल को जाने से, शरीर से बाहर निकलने से रोकता है, इसलिए इसको मूत्र विरोधी हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब यदि हमारे शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है, तो इस हार्मोन की कमी के कारण मूत्र के साथ अत्यधिक मात्रा में जल है वो शरीर से बाहर निकलता है ना, ठीक है।
तो इस स्थिति को हम कहते हैं डाईयूरेसिस। क्या कहते हैं? डाईयूरेसिस कहते हैं। ठीक है। और इस कंडीशन में व्यक्ति का जो मूत्र है, जल ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलने के कारण पतला हो जाता है और जल की कमी हो जाती है रक्त में, फलस्वरूप जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। तो मूत्र पतला और गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, इस हार्मोन की कमी की वजह से। ठीक है। और अत्यधिक मात्रा में शरीर से जो जल है वो बाहर निकलता है मूत्र के रूप में, इसलिए इसको मूत्रलता या डाईयूरेसिस कहते हैं। ठीक है। अब इस डाईयूरेसिस की स्थिति के कारण जो व्यक्ति है, व्यक्ति में मूत्र अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है। व्यक्ति में मूत्र का अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, अर्थात व्यक्ति क्या करेगा, बार बार मूत्र विसर्जन के लिए जाएगा। ठीक है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से इस स्थिति को हम जानते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन जो हार्मोन है वो किस प्रकार से कार्य करता है या इसके हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो एडीएच के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? वैसोप्रेसिन। ठीक है। और मूत्र विरोधी हार्मोन किसको कहा जाता है? एडीएच को ही कहा जाता है। डाईयूरेसिस जो है, डाईयूरेसिस रोग क्या है और डायबिटीज इंसिपिडिस क्या है, तो इनके बारे में भी विशेष तौर पे हमें याद रखना है। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन प्रसव के समय, किस समय? प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के संकुंचन को प्रेरित करता है। गर्भाशय पेशियों में क्या उत्पन्न करता है? संकुंचन उत्प्रेरित करता है, जिसकी वजह से शिशु का जन्म होता है। ठीक है। अर्थात शिशु के जन्म में ये हार्मोन है वो सहायक होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो प्रसव के बाद, प्रसव के पश्चात गर्भाशय की जो दीवारें हैं उनको पुनः स्थिति में लाने का कार्य भी करता है। अर्थात गर्भाशय को पुनः अपनी सामान्य स्थिति में लाने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा भी एक कार्य है, वो है कि प्रसव पश्चात ये स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्त्रण हेतु भी प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्त्रण हेतु प्रेरित भी करता है। तो ये दो हार्मोन है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, जो पश्चपीयूष ग्रंथि या पश्चपाली द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।